इस कहानी की शुरुआत में हमें रे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी जोआना के साथ एक बर्थडे पार्टी से लौट रहा होता है, पर इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है क्योंकि इनकी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। इनके साथ उनकी एक बेटी भी होती है। उसका बैटरी खत्म होने की वजह से उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाता है। वो अपने डैड से कहती है कि मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बंद हो गया। रे कहता है कि मैं अगली गैस स्टेशन पर तुम्हें नई बैटरी दिला दूंगा। कुछ देर बाद उसकी बेटी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसीलिए रे अगले गैस स्टेशन पर गाड़ी को रोक देता है, जहां पर उसकी बीवी और बेटी वॉशरूम में चले जाते हैं और वो उसी बैटरी को लेने जाता है। लेकिन स्टोर का जो ओनर होता है वो उसे कहता है कि हम सिर्फ कैश में लेते हैं, इसलिए वो बैटरी को नहीं लेता और वो अपने गाड़ी में वापस आ जाता है, जहां पर उसकी बीवी और बेटी भी वापस आ चुकी होती है। और तभी उसकी बेटी को याद आता है कि उसका जो छोटा सा मिरर था वो वॉशरूम में छूट गया। ये बात वो अपनी मॉम को बताती है, जिसके बाद उसकी मॉम उसी मिरर को देखने वॉशरूम में दोबारा चली जाती है। साथ ही रे उसी मिरर को पीछे वाली सीट पर उसे चेक कर रहा होता है। उसी वक्त उसकी बेटी बाहर होती है और तभी उसकी बेटी देखती है कि उसके सामने एक कंस्ट्रक्शन वाली दीवार पर एक गेट वेल सून का एक बलून होता है, जिससे वो अट्रैक्ट हो जाती है और वो इसके पास जाती है। पर तभी वहाँ पर अचानक एक डॉग आ जाता है जो रे की बेटी पर भौंकने लगता है। रे भी अपने पीछे बेटी को देख लेता है। वो उस डॉग को भगाने के लिए एक पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से रे की बेटी डर जाती है और वो नीचे गड्ढे में गिर जाती है। रे उसे बचाने के लिए उसी के साथ ही कूद जाता है और जमीन पर सर लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब रे को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी की गोद में उसकी बेटी है। उसकी बेटी काफी जख्मी हो चुकी होती है। रे पूरी तरह से सुन हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अभी उसकी बीवी उसके पास आती है और उसे मारने लगती है ताकि वो होश में आ जाए। वो अपनी बीवी को धक्का देता है और अपनी बेटी के पास जाता है। वो देखता है कि उसकी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। वो अपनी बीवी के साथ बेटी को गाड़ी में वापस लाता है। हालांकि उसकी बीवी एम्बुलेंस को बुलाना चाहती थी, पर रे कहता है कि मैंने यहाँ से कुछ ही दूर पीछे की तरफ एक हॉस्पिटल को देखा है। एम्बुलेंस के आने से पहले हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद वो अपनी बीवी और बेटी के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उसकी बीवी का बिहेवियर इसके साथ काफी सही होता है, जबकि पहले वो इसके साथ लड़ाई कर रही थी। रे अब रिसेप्शन के पास जाता है और वो अपनी बेटी को इमरजेंसी में एडमिट करवाना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी को इमरजेंसी में एडमिट नहीं किया जाता। साथ ही यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो रे से कहती है कि क्या तुम अपनी बेटी के किसी ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहोगे। ये बात सुनकर उसे बहुत अजीब लगता है और वो मना कर देता है। उसके बाद उसकी बेटी को चेक करता है। डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी बेटी के हाथ में एक फ्रैक्चर हुआ है और हो सकता है कि इसे ब्रेन इंजरी भी हुई हो, इसीलिए इसे कैट स्कैन करना पड़ेगा। और अब रे की बीवी अपनी बेटी को नीचे की तरफ कैट स्कैन के लिए ले जाती है। रे बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, इसीलिए वो वहाँ पर ही सो जाता है और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुल जाती है तो रात हो गई होती है। हॉस्पिटल में जो स्टाफ होता है वो अब चेंज हो चुकी होती है। वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके सर पर स्टिचेस लगे हुए हैं। उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है कि अभी तक मेरे बेटी का कैट स्कैन क्यों नहीं हुआ, मैं पिछले कई घंटों से बाहर बैठा हूँ। रिसेप्शनिस्ट जो कि अब बदल चुकी है वो इसे बताती है कि आपकी बेटी के नाम का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। रे समझ जाता है कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है, इसीलिए वो कहता है कि मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहूंगा जिस डॉक्टर ने मेरी बेटी को चेक किया था, पर अब वो डॉक्टर घर जा चुका है। अब उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। रे को यहाँ सब पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर ऑर्गन्स बेची जाती है। मॉर्निंग में जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने पूछा था कि क्या आप अपनी बेटी के किसी ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहोगे। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर एक नर्स आती है। ये नर्स मॉर्निंग में उस वक्त भी ड्यूटी पर थी जब रे अपनी बीवी और बेटी के साथ यहाँ पर आया था। रे उससे अपनी बीवी और बेटी के बारे में पूछता है। नर्स कहती है कि जब तुम मॉर्निंग में यहाँ पर आए थे तो तुम पूरी तरह से अकेले थे, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, तुम अपने सर की चोट दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे। नर्स की बातें सुनकर वो पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। उसे लगता है कि हॉस्पिटल वालों ने उसकी बेटी और बीवी को किडनैप कर दिया है ताकि इनके ऑर्गन्स को निकाला जा सके। और अब जब वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर नीचे स्टोर में बंद कर दिया जाता है। पर रे अब भी होश में है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वहाँ से भागकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, जहाँ पर दो पुलिस वाले होते हैं। रे इन्हें सब कुछ बता देता है कि किस तरह से वो अपनी बीवी और बेटी के साथ मॉर्निंग में यहाँ पर आया था, पर हॉस्पिटल वालों ने उसकी बीवी और बेटी को गायब कर दिया। ये सुनने के बाद वो दोनों पुलिस वाले हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और पूछताछ करना शुरू कर देता है। डॉक्टर पुलिस को बताता है कि रे अकेले ही हॉस्पिटल में आया था क्योंकि इनके सर पर चोट लगी थी। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया जाता है और वो सब देखते हैं कि रे अकेला बैठा हुआ है। रे के मुताबिक जहाँ पर उसकी बेटी और बीवी बैठे हुए थे वो वाला एंगल कैमरे में कवर नहीं होता, जिससे ये साबित नहीं हो पाता कि रे यहाँ पर अकेला आया था या अपनी बीवी और बेटी के साथ। इसके बाद कैट फाइल को भी चेक किया जाता है कि आज किस किस का कैट स्कैन हुआ है, पर इसमें भी रे की बेटी का कोई
परिणाम नहीं होता और रे के ऐसी कंडीशन देखने के बाद यहाँ पर साइकाइट्रिस्ट को बुलाया जाता है। वो रे से उसकी बेटी और उसकी बीवी जोआना के बारे में बहुत सारे सवाल करती है और इन सवालों का जवाब देते देते रे के मुंह से उसकी पहली बीवी एबी का नाम निकल जाता है। साइकाइट्रिस्ट उसकी पहली बीवी के बारे में पूछती है। रे बताता है कि आज से 8 साल पहले उसकी बीवी एबी का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी मौत हो गई थी और जब इसकी पहली बीवी की मौत हुई उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। रे के सारी बातें सुनने के बाद और अब तक जो भी सबूत मिले होते हैं इसके बिना पर सब के सब उस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि रे अपने मन से कोई कहानी बना रहा है। अब तक उसकी पहली बीवी की मौत का दर्द और उसका सदमा उसके दिमाग से नहीं निकला, इसीलिए वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। जबकि सच तो ये है कि वो अकेला ही हॉस्पिटल में आया था, लेकिन रे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस को इंसिस्ट करता है कि आप मेरे साथ उस जगह पर चलो जहां पर यह हादसा हुआ था। और अब पुलिस उसके साथ उस हादसे वाली जगह पर जाती है जहां उसकी बेटी गिरी थी। वहां पर बहुत सारा खून होता है, जबकि उस वक्त ये खून नहीं था जब उसकी बेटी गिरी थी। और अब क्योंकि यहाँ पर खून है इसीलिए ये एक क्राइम केस बन चुका है। पुलिस को लगता है कि रे ने अपनी बेटी और बीवी को मार दिया है, इसीलिए इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। साइकियाट्रिस्ट इसे एक बार फिर से सवाल पूछती है जिस पर रे बताता है कि जब मेरी बेटी ऊपर से गिरी थी तो वहाँ पर एक डॉग था जो मेरी बेटी के ऊपर भौंक रहा था। मैं अपनी बेटी को बचाने के चलते उसके साथ ही गड्ढे में गिर गया। साइकियाट्रिस्ट को पूरा यकीन हो चुका है कि वो मेंटली पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। वो जो कुछ बोल रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सारी कहानी अपने मन में बना रहा होता है। और तभी रे को मौका मिल जाता है। वो पुलिस वाले की गन छीन कर उन सबको पुलिस स्टेशन में बंद करके वापस हॉस्पिटल में आ जाता है और सबसे पहले वो डॉक्टर के कपड़े पहन लेता है और नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ पर कैट स्कैन किया जाता है। वहाँ पर उसे वो नर्स दिख जाती है जो मॉर्निंग में उससे पूछ रही थी कि क्या तुम अपनी बेटी के ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहोगे, और अब उसी ने नर्स के कपड़े पहने हुए होते हैं। रे को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और जब वो आगे जाता है जहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर होता है तो वो देखता है कि उसके अंदर उसकी बेटी है जिसके चारों तरफ डॉक्टर खड़े हैं। वो समझ जाता है कि ये सब उसकी बेटी के ऑर्गन निकालना चाहते हैं, इसीलिए इनके सामने जाकर उन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। ये सब वही लोग होते हैं जो सुबह से झूठ बोल रहे थे। यहाँ पर उसकी बीवी जोआना भी होती है। वो अपनी बेटी और बीवी को व्हीलचेयर पर रखता है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता इसे डॉक्टर पकड़ लेते हैं और तभी रे गोली चला देता है जिससे सिलेंडर फट जाता है। उसी वजह से डॉक्टर और स्टाफ काफी जख्मी होती है। यहाँ से रे अपनी बीवी और बेटी को लेकर बाहर निकलता है। सामने एक डॉक्टर होता है जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, पर रे उसे गोली मारकर उसके पैर को जख्मी कर देता है। रे किसी तरह से अपनी बीवी और बेटी को ऊपर अपनी गाड़ी तक ले आता है। इसके चेहरे पर एक खुशी होती है कि इसने अपनी बीवी और बेटी को बचा लिया। जोआना भी होश में आ चुकी होती है और रे से कहती है कि थैंक्स, तुमने हमें बचा लिया। वो अपनी गाड़ी के मिरर में उसे देख रहा होता है, लेकिन पीछे उसकी बीवी नहीं बल्कि एक पेशेंट होता है जिसे वो ऑपरेशन थिएटर से उठा कर ले आया था। यानी कि अब तक जो कुछ वो देख रहा था सब उसकी इमेजिनेशन थी। सच्चाई तो ये थी कि जब वो अपनी बेटी के साथ ऊपर से नीचे गिरा था तो उसकी बेटी की मौत हो गई थी। वो कुछ पलों के लिए सुन्न हो गया था। इसके बाद उसकी बीवी जोआना उसे होश में लाने के लिए मार रही थी और इसने जोआना को धक्का दे दिया। धक्का देने की वजह से उसकी बीवी की भी मौत हो गई थी। उसने चंद ही पलों में अपनी वजह से अपनी बीवी और बेटी को खो दिया, क्योंकि जब उसने डॉग को भगाने के लिए पत्थर मारा था तो उसी पत्थर से डरकर उसकी बेटी नीचे गिर गई थी और अब उसकी वजह से उसकी बीवी भी मर चुकी होती है और इस सदमे की वजह से कुछ देर के लिए वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। इसके बाद इसने अपनी बीवी और बेटी की बॉडी को पीछे गाड़ी के ट्रंक में रखा था और अब भी इनकी बॉडी ट्रंक में ही है। चंद पलों में जो कुछ हुआ उसके दिमाग ने उसे बुला दिया। इसके दिमाग ने उसे वही चीज दिखाई जो वो देखना चाहता था। इसीलिए हॉस्पिटल में उसकी बीवी उसके साथ बहुत ही पोलाइटली बात करती है, जैसा कि वो हमेशा चाहता था। उसका दिमाग उसे वही दिखा रहा होता है जो वो देखना चाहता था। इसने अपने दिमाग में भ्रम बना दिया होता है कि हॉस्पिटल वालों ने उसकी बीवी और बेटी को अगवा कर लिया है। वो उनके ऑर्गन्स को निकालना चाहते थे, जबकि सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रे के साथ दरअसल ऐसा जिंदगी में दूसरी बार बड़ा हादसा हुआ था। पहली बार 8 साल पहले उसकी बीवी की मौत हो गई थी जब वो प्रेग्नेंट थी और आज उसने अपनी बेटी और बीवी को खो दिया। इसीलिए उसका दिमाग इस सच्चाई को चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके दिमाग पर उन हादसों का इतना गहरा असर हुआ होता है कि वो उसे वही दिखा रहा होता है जो वो देखना चाहता है।
وہ اپنی بیوی اور بیٹی کی موت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اب اسے یقین ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ہاسپٹل سے بچا کر لے آیا ہے۔ وہ دونوں کی دونوں خوش ہیں، اس لیے وہ ڈرائیو کرتا ہوا وہ اپنی بیٹی کے فیوریٹ سانگ گا رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خوشی ہوتی ہے، اس کے من میں شانتی ہوتی ہے، پر سچائی کچھ اور ہی ہوتی ہے جس سے وہ بہت دور ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو اسے ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔